पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्मै दिव्यै नमो नमः। नमस्कार सभी का। आज के इस टॉक का विषय है स्वामी विवेकानंदा's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिज्म। अभी जब ये विषय पहले आया तभी मेरे मन में विचार शुरू हुआ कि अब तक तो हमने जो अपनी शब्दावली थी, अपनी जो भाषा थी, उस सभी भाषाओं में फेमिनिज्म ये शब्द का प्रयोग नहीं था। लेकिन अभी जब स्वामी विवेकानंदा's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिज्म ये जब विषय दिया है तो एक विचार आया कि एक अच्छा अवसर है फेमिनिज्म इस शब्द के बारे में, और ये शब्द और अपना उसके साथ कनेक्शन, इसके बारे में भी थोड़ी सी स्पष्टता हो जाए तो अच्छा है। फेमिनिज्म ये शब्द ये कॉइन किया गया शब्द है। ये शब्द उसके पीछे के अर्थ को दर्शाता है। हम बहुत बार इसका उपयोग करते हैं बिना इसके अर्थ को समझे। हम अपने नज़र से अपना अर्थ लेकर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे कॉइन किए गए हैं। शब्दों में ताकत होती है, शब्द ये शस्त्र है, लेकिन इन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझते हुए ही हम उसका उपयोग करते हैं तो सही परिप्रेक्ष्य में जाता है। नहीं तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग से उसका उपयोग करेंगे, सामने वाले का अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। जैसे मिथ ये शब्द कॉइन किया गया है, माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी बोलते समय हम सोचते हैं कि हाँ, माइथोलॉजिकल रामायण, माइथोलॉजिकल कृष्णा। लेकिन कृष्णा या रामायण या राम अपने लिए क्या माइथोलॉजी है? कल्पों तो कल्पित है क्या? ये अपना इतिहास है क्या? बिब्लिकल माइथोलॉजी बोलते हैं? नहीं, बिब्लिकल हिस्ट्री या स्टोरी बोलते हैं। तो बाइबल की यदि स्टोरी है, हिस्ट्री है, तो रामायण माइथोलॉजी क्यों बोलते हैं? तो हमारे लिए हमें अपने इतिहास पर गर्व नहीं हो, कहीं ना कहीं ये एंगल छुपा होता है, ये उसका भाव अंतर्भूत उसके अंतर होता है, जिस कारण से हम इन शब्दों का प्रभाव से, बाहर ये शब्दों का प्रयोग बहुत चल रहा है, इस प्रभाव से हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसका सही अर्थ नहीं समझते हुए। इसलिए इस टॉक का टाइटल या टॉपिक यदि स्वामी विवेकानंदा's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिज्म है, फिर भी हम इसको अपना नाम देंगे, क्योंकि अपना जो अर्थ है वो फेमिनिज्म का अर्थ नहीं है। फेमिनिस्ट बोलने से या फेमिनिज्म बोलने से ये एक पुरुषों के विरोधी, स्त्री स्वातंत्र्य, ये सारा भाव उसमें आता है जो अपने भारतीय संस्कृति में अंतर्भूत नहीं है। और स्वामी विवेकानंद की यदि बात करें तो स्वामी विवेकानंदा's अंडरस्टैंडिंग वॉज यूनिवर्सल। उनके बारे में बात करेंगे तो उन्होंने पूरे सृष्टि को पूर्णत्व से समझा है। तो केवल एक पार्ट को पढ़ने जैसा हो गया, हमने केवल पैर का अभ्यास किया, पूरे शरीर को छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूर्णता से समझा है। और जब पूर्णता से समझा है तो किसी के विरोध के लिए निर्माण हुआ वाला ऐसा यह शब्द या ऐसा यह विचार स्वामी जी के विचारों में नहीं आता है। वो पूर्णता से विचार करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये पूर्णता है, एक ही है, उसकी अभिव्यक्ति अनेक हुई है, और इसके सारे जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर अवलंबित है। अभी जब वी ऑल आर इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड, इंटर डिपेंडेंट ऐसी बात है, तो एक की दूसरे के साथ कंपैरिजन या कंपटीशन ये भाव इसमें नहीं है। और इसीलिए इस शब्द को थोड़ा सा हम बदलेंगे तो स्वामी विवेकानंदा's विजन फॉर इंडियन विमेनहुड ये विषय हो सकता है। या एक जगह ट्विटर में अच्छा शब्द आया था, एक किसी ने लिखा था, ये शक्तित्व ये शब्द भी इसमें हो सकता है, या भारतीय स्त्री जीवन या केवल स्त्री जीवन ये शब्द भी हो सकता है। हम भारत के संदर्भ में विशेष रूप से बोलेंगे, इसके लिए ये भारतीय स्त्री जीवन और स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण ये विषय भी हम टॉपिक के रूप से समझ सकते हैं। अभी ये विषय समझना है तो स्त्री की संकल्पना ये भारत के विचार में कैसी है, भारतीय संस्कृति के विचार में कैसी है और विदेश में कैसी है, इसका भी एक तुलनात्मक अभ्यास अपने को करना होगा, क्योंकि इसके कारण ही वो शब्द जो है सारे वो कॉइन होते हैं। अभी विदेश में क्या संकल्पना है? स्त्री इन्फीरियर है, इन्फीरियर टू मैन। कारण उसका जन्म कैसे हुआ? उसका जन्म मनुष्य के जो पहला आदमी निर्माण किया था उसके फसली से स्त्री को निर्माण किया। शी वॉज क्रिएटेड लास्ट but she was first to sin, so she was inferior and she was created। उसका निर्माण इसके लिए किया गया कि वो मनुष्य को, आदमी को आनंद दे, उसकी सेवा करे, उसको सुख दे। तो उसका जन्म ही
आदमी को सुख दे, पुरुष को सुख दे, इसके लिए हुआ है, ये विदेश की संकल्पना है। उसका परिणाम हम देखते हैं कि स्त्री का दर्जा ये निम्न ही रहा। स्त्री को, महिलाओं को मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट्स भी कब मिले हैं हम जानते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले 1920 में। यूके, जहाँ की महारानी भी स्त्री है, लेकिन उनको भी वोटिंग राइट 1928 में मिले महिलाओं को। स्विट्ज़रलैंड की बात करेंगे तो 1971। और भारत में कभी ये प्रश्न ही नहीं आया कि वोट देना है तो महिलाओं ने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यही बात स्पष्टता से भारत का स्त्रियों के प्रति का दृष्टिकोण सहजता से स्पष्ट कर सकता है। और एक इसमें बात हम देखेंगे आगे, तो स्त्री या पुरुष मतलब ये दोनों एक ही दाने के दो पार्ट्स हैं। ये अपने बृहदारण्यक उपनिषद में बात बताई गई है कि एक मूंगफली का दाना होता है, उसके दो टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा स्त्री, एक टुकड़ा पुरुष है। अर्धनारी नटेश्वर की संकल्पना है हमारे पास, शिव शक्ति की संकल्पना है हमारे पास। तो स्त्री और पुरुष मिलकर पूर्ण होते हैं, दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पूरक है। और इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये जो रोल है वो दोनों का है। वो कंपटीशन वाला रोल उसमें अभिप्रेत ही नहीं है, भारत में वो अपेक्षित भी नहीं है। भारत का इतिहास देखेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि भारत में महिलाओं को इस प्रकार से स्वातंत्र्य, सुविधा और सुरक्षा ये पहले मिली हुई थी। ऐसा वर्णन है कि भारत में विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं ट्रैवलर्स तो बताते हैं कि पूरे गहनों से लदी हुई महिलाएं रास्ते में रात में, मध्य रात्रि में भी आराम से जा सकती थी। उन्हें कोई धोखा नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। तो ये इतनी सुरक्षा जो है वो भारत में थी। अर्थात इतिहास के कारण, इतिहास के अपने कुछ ऐसी घटनाएं हुए, ऐसा कुछ समय गया है, ऐसा कालावधि आया है जिस कारण से महिलाओं को अंदर रखा गया, पर्दा पद्धत आ गई, महिलाओं के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बंधनें लादी गई क्योंकि उनकी सुरक्षा उस समय में आवश्यक थी। जब खुद की सुरक्षा आवश्यक है तब बहुत सारा विकास नहीं हो पाता है। और इस कारण से महिलाओं की सुरक्षा के कारण एक पीरियड ऐसा आया कि भारत में ये एक हम समस्या करके आज देखने लगे। अर्थात ये समस्या हम सोचते हैं तो वो महिलाओं की समस्या है ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसे एक पैर है, पैर दर्द हो रहा है हमारा, तो क्या ये सिर्फ पैर का काम है? पैर का दर्द है, पैर अपने आप ठीक करेगा, वो पैर ज़्यादा प्रेशर लेकर काम करेगा, ऐसा है क्या? बल्कि ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। उस पैर को पूरा बाकी शरीर के अवयव उसको आराम देने का प्रयास करते हैं। उस पैर पर ज़्यादा कष्ट नहीं हो, ज़्यादा जोर नहीं पड़े, वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए बाकी शरीर के बाकी अंग ये ज़्यादा कष्ट करते हैं और वो पैर जल्दी ठीक करने का प्रयास होता है। इसलिए स्त्री के लिए जो समस्या आज हमको लगती होगी, ये स्त्री की समस्या नहीं है, ये समाज की समस्या है। और इसलिए ये आज का विषय ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। अर्थात स्त्री और पुरुष ये दोनों के लिए महत्व का विषय है। अभी इस विषय में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचार जब पूछते हैं, बात करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद इस विषय में क्या कहते हैं, अभी उनके एक एक बिंदु हम देखेंगे। एक बार उनको पूछा गया कि स्वामी जी आपका क्या विचार है, विधवाओं ने विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्वामी जी बोले, तुम और मैं कौन होते हैं इस पर बात करने वाले? ना मैं विधवा हूँ ना तुम विधवा हो। इस पर निर्णय जिसने करना है वो विधवाओं ने करना है। उन्होंने विवाह करना है, पुनर्विवाह करना है या नहीं करना है, वो सोचे। तुम और मैं इसमें बोलने वाले कोई नहीं है। देखिए, ये निर्णय करने का अधिकार स्त्रियों का, मेरे विषय में निर्णय करना है तो वो अधिकार मेरा हो, ये सहजता है, वो स्वातंत्र्य है, ये सहजता है। तो ये सहज स्वभाव, ये सहजता से ये दायित्व उनके पास है। स्वामी जी एक बात बोलते हैं, बस अपना दायित्व ऐसा है कि जिस शिक्षा से महिलाओं को वंचित रखा है वह शिक्षा, वह भारतीय शिक्षा उन तक पहुंचनी चाहिए। विदेश में एक दो बार बातें हुई थी, तब विदेश में उन्होंने भारतीय महान महिलाओं के चरित्र वहाँ बहुत लोगों को बताए, बहुत महिलाओं को बताए। वो लक्ष्मी रानी की, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र हो, सीता का चरित्र हो, बहुत सारे चरित्र बताए। लेकिन एक बात उसमें भी महत्व की है, वो बताते हैं कि यहाँ विदेश में, विदेश की बात कर रहे थे, यहाँ की औरतों के प्रति निश्चित रूप से मैं प्रणाम करता हूँ। उनमें बुद्धिमत्ता अधिक है, वो बहुत आगे आकर काम करती हैं। किंतु भारत की महिलाएं इस स्थिति में, उस समय की बात है, इतनी आगे आकर काम नहीं भी करती होती। आपके जैसी बुद्धिवान या चर्चा करने वाली वहाँ आज औरतें नहीं भी हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, मैं चाहता हूँ हमारी भारत की महिलाएं भी आगे आए, बट नॉट
बट किंतु अपने चरित्र को दाव पर लगाकर नहीं। चरित्र ये बहुत महत्व की बात है, पवित्रता ये बहुत महत्व की बात है, और उस पवित्रता को संभालते हुए भारत की महिलाएं आगे आए, ये स्वामी विवेकानंद का विषय था। अभी स्त्री का विषय जब आता है, स्त्री के बारे में जब बात करते हैं, तो स्त्री ये शक्ति है, वो शक्ति है। शक्ति मतलब बहुत ताकत है। अभी शक्ति ये अलग अलग प्रकार से होती है, वो तो अग्नि भी शक्ति है, बिजली भी शक्ति है, एटॉमिक एनर्जी भी एनर्जी है। बस वो शक्ति जो होती है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, दोनों प्रकार से होती है। बस उसको जो कराने वाला है उसके ऊपर डिपेंड रहता है वो शक्ति का उपयोग कैसा करे, क्योंकि अच्छी शक्ति होती है वो निर्माण करती है, और बुरी शक्ति होती है वो विध्वंस करती है, विनाश करती है। अभी स्त्री जो है वो अच्छी शक्ति भी बन सकती है, बुरी शक्ति भी बन सकती है। समझ बोलते थे कि महिलाएं जो है वो शक्ति है, वो शेरनी है, लायनेस है, लेकिन जब उनको दबा के रखते हैं वो अपने व्यक्तित्व को विकसित प्रकटित नहीं कर पाती है, तो वही शेरनी लोमड़ी बन जाती है। इसलिए स्त्रियां ही स्त्रियों के खिलाफ काम करती है, ऐसा जब हम बोलते हैं उसके पीछे का कारण यह है कि उनको अपनी मूलता को, ओरिजिनल स्वभाव को अपने व्यक्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं मिला, तो वो शेरनी होते हुए भी लोमड़ी जैसे बन जाती है। तो ये भी ध्यान देने की बात इसमें है। अब ये स्त्री स्वातंत्र्य या महिलाओं का वीमेन मूवमेंट जो चली है, सारी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चली, वीमेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चली सारी, उसके पीछे में भी हम देखते हैं तो एक बेट्टी फ्रीडन ने लिखी हुई पुस्तक का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। वो पुस्तक का नाम है द फेमिनाइन मिस्टिक। पुस्तक लिखी गई थी 1963 में, 1963 में। और ये पुस्तक का आधार वही है कि हमारे ऊपर बंधन है क्यों, हमको भी स्वातंत्र्य चाहिए, हमको भी फ्रीली सब कुछ करना है, हमने ही क्यों बच्चे पालने हैं, हमने ही क्यों घर संभालना है, हमने ही क्यों खाना पकाना है, तो हमको भी जो मन में मर्जी आए, हमको जो करना है हम करें, माय चॉइस, ये चलता था ना बीच में, इट्स माय चॉइस, मेरी मर्जी। अभी वो चला और उसके बाद में वो वीमेन लिबरेशन मूवमेंट का भी उसने भी जोर पकड़ लिया। उसके करीब 20 वर्ष बाद, 18-19 वर्ष बाद, बेट्टी फ्रीडन ने ही दूसरी पुस्तक लिखी, उसका नाम है द सेकंड स्टेज। और ये पुस्तक लिखने के लिए भी मोटिवेट उनको किसने किया, तो ऐसी महिलाओं ने उनको फीडबैक दिया कि हमने आपके विचारों से प्रेरित होते हुए अपना परिवार छोड़ दिया, मुझे जो करना है मैं करूँगी, मैं क्यों अब तुम्हारे बंधन में रहूँ, मुझे परिवार का बंधन नहीं चाहिए, मुझे समाज का बंधन नहीं चाहिए, मैं मेरी मर्जी करूँगी। और आज हमारी दुर्दशा हो गई है। पहले तो हमारे पास परिवार था, आज हमारे पास परिवार नहीं, ना पति है ना बच्चे हैं, हम अकेले हैं। और अकेले होते हुए ये समाज के राक्षस सब तरफ से हमारी ओर नजर डाल के बैठे हुए होते हैं। अब सोचिए कि जहाँ सुरक्षा एक परिवार में मिलती है वो खत्म हो गई, वो परिवार का आधार टूट गया और महिला अधिक असुरक्षित हो गई। और इसके लिए दूसरी जो पुस्तक लिखी है द सेकंड स्टेज, उसमें ये परिवार का महत्व भी उसमें लिखा हुआ है। पहले पुस्तक के विषय में जो गलती हुई, जो गड़बड़े हुई, वो विचार, वो बात ठीक करने के लिए ये दूसरी पुस्तक लिखी बेट्टी फ्रीडन ने। अब भारत की बात करेंगे तो भारत में ये कैसे है, इवन महिलाओं की बात करेंगे, शक्ति की बात जो चलती थी, तो महिलाएं ये कोई अचेतन शक्ति नहीं है। अचेतन शक्ति मतलब अग्नि है, किसी ने प्रज्वलित करना पड़ेगा, किसी ने काड़ी ओढ़नी पड़ेगी, किसी ने लाइटर जलाना पड़ेगा, माचिस जलानी पड़ेगी, तब अग्नि जलेगी। एटॉमिक एनर्जी किसी ने वो प्रोसेस करना पड़ेगा तब होगा। बिजली के लिए बटन दबाना पड़ेगा तब फैन चलेगा। ये अचेतन शक्ति है, उनका कंट्रोल उनके खुद के हाथ में नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो एटलीस्ट। लेकिन स्त्री जो है वो अचेतन शक्ति नहीं है, वो सचेतन शक्ति है, वो उसका कंट्रोल उसके अपने हाथ में है। इसलिए जब हम स्त्री को दबाने का प्रयास करते हैं तब उसका विकास बंद हो जाता है और वो तब विघटन का, वो खराब शक्ति के रूप से वो बाहर आ सकती है। और इसलिए स्त्री की जो शक्ति है, ये अचेतन जो शक्ति है, उसको विकसित होने के लिए उसको अवसर देना चाहिए। अब ये शक्ति की भी विशेषता है, दो बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं ये। एक तो है सौम्य शक्ति, शक्ति के दो प्रकार हैं, इसमें भी सौम्य है और एक आक्रामक शक्ति होती है। साधारणतः, मैं साधारणतः बोल रही हूँ, अपवाद हो सकता है सब जगह पे, स्त्री की शक्ति ये सौम्य शक्ति रहती है,
और पुरुष की शक्ति ये आक्रामक शक्ति रहती है, हल्ला करना, आवाज़ चढ़ाना, चिल्ला के बोलना, डांटना और अपना काम करवा लेना। स्त्री अपना काम करवाने के तरीके उसके सौम्यता से माध्यम से होते हैं। हमको सती सावित्री का उदाहरण पता है। यमराज से उसने बातों में उसको फंसा कर अपने पति के प्राण उसने वापस लाए। शब्द से उसने, वाक्यों से, अपने विचारों से, शांति से उसके साथ बातचीत करते हुए अपने पति को उसने पुनर्जीवित किया। तो ऐसे आज का उदाहरण देना जाए तो साधारण उदाहरण है। हम देखते हैं कि यदि अपने बच्चे कॉलेज में हैं और घर आते हैं, बेटा बेटी दोनों हैं, और कॉलेज का कोई ट्रिप जाने वाला है, टूर जाने वाला है, उनको जाना है, तो बेटा आता है, बोलता है पिताजी जैसे आए, पिताजी पापा मुझे टूर जाना है, मुझे पैसे दीजिए, मुझे इतने रुपए दीजिए, 2000 रुपये लगेंगे, इतना टूर जाना है, मैं एक दिन टूर जाके नाइट आउट करके दूसरे दिन शाम तक वापस आ जाऊँगा, आप मुझे, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, आप जल्दी दीजिए, मुझे जल्दी रजिस्ट्रेशन करना है। पिताजी बोलते हैं कुछ नहीं जाना है, परीक्षा सामने आई है, चुपचाप घर में बैठो, खाली पीली 2000 रुपये ऐसे उड़ाने के लिए नहीं दूंगा। हो गया। ऐसा बहुत बार होने की संभावना होती है। अभी वही यदि लड़की है तो क्या करेगी? ये सौम्य शक्ति का प्रभाव है। हाँ, वो आएगी, जैसे ही पिताजी वापस आते हैं उनकी बैग लेगी, पानी देगी, चाय के साथ कुछ खाने के लिए देगी, और उसके शब्द बहुत अलग होते हैं, अलग अलग से शब्दों से प्रयोग करेगी। बोले पिताजी मैंने तो मना कर दिया। अभी पापा को पता नहीं पिताजी को क्या मना किया। बोले क्या हो गया बेटा? नहीं पापा सब लोग टूर पर जा रहे हैं, मैंने मना किया, एक दिन पूरा जाएगा, सारे जा रहे हैं। हाँ, साल में एक ही बार जाने वाले हैं, लेकिन 1 महीने में परीक्षा भी आ रही है, एग्ज़ाम भी तो है, पढ़ना भी तो होगा, तो एक दिन जाकर कल शाम को आऊँगी तो एक नाइट आउट हो जाएगा पूरा, दूसरे दिन शाम को आऊँगी, ये बहुत वेस्ट हो जाएगा, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, 2000 रुपये बोल रहे हैं। मैंने तो बोल दिया छोड़ दो, क्यों जाना है, छोड़ दो, मैं नहीं जाऊँगी, आप सब लोग जाओ, मैं अकेली घर में रहूँगी। तो पिताजी का दिल भराता है, नहीं सब जा रहे हैं, नहीं तुम भी जाओ, ये लो पैसे 2000 ले लो, उधर के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा रखो, तुम्हारे पास और कुछ खर्चा करना है तो। देखिए शब्दों का चयन ये तो स्वभाव है, और स्त्री का स्वभाव है ये सौम्यता से काम करवाना, ये सौम्य शक्ति है। दूसरी बात उसमें है, एक शक्ति होती है सूक्ष्म शक्ति, एक शक्ति होती है स्थूल शक्ति। अभी जैसे हमारा हाथ काम करता है, मैं हाथ से कुछ पकड़ रही हूँ, जैसे मैंने पानी का ग्लास पकड़ा। अब ये पानी का ग्लास जो पकड़ा है वो पकड़ने के लिए हाथ की उंगलियां काम कर रही है, मसल काम कर रहे हैं। अभी इनको मसल को ये पकड़ने का आदेश देना, ये काम कौन करता है? मस्तक से यहाँ तक पहुँचाने का काम किसका है? वो नर्व्स करती है। यदि वो नर्व्स जो है वो काम नहीं करेगी तो मसल है, ताकत है, लेकिन फिर भी वो हाथ ग्लास को पकड़ नहीं सकेगा। और यह मसल की पावर जो है वो स्थूल शक्ति है, ग्रॉस एनर्जी। और नर्व की जो मसल तक वो सूचना देती है, संदेश पहुंचाती है, इंफॉर्मेशन देती है, करो, ऑर्डर देती है, वो नर्व जो है, वो नर्व की शक्ति ये सूक्ष्म है और सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म शक्ति ये स्त्रीत्व का भाव है, सौम्य शक्ति ये स्त्रीत्व का भाव है, और ये अचेतन नहीं है, सचेतन शक्ति है। और इसलिए स्त्री को जितना दबाएंगे उतना विघटन का काम होगा, उतना विनाश का काम होगा। इसलिए जिस समाज में स्त्री के ऊपर अत्याचार है वो समाज ज़्यादा टिक नहीं पाता है, वो समाज विकास नहीं कर पाता है, ऐसा स्वामी जी बोलते थे। स्वामी विवेकानंद को बहुत सारी बातें इस विषय में जब पूछते हैं भारत की महिलाओं के बारे में, तो स्वामी जी एक बार बोले थे कि भारत में महिलाओं के बारे में बात करें तो उसका रोल क्या है, भूमिका क्या है। इन इंडिया विमेन इज मदर फर्स्ट एंड मदर लास्ट। भारत में माँ ही महिला है, महिला ही माँ है, पहले भी अंतिम भी, उसके अलग अलग रूप नहीं, माँ का रूप है वही सबसे महत्वपूर्ण है और वही भारत में प्रचलित है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ छोटी छोटी बेटियों को भी हम चरण छूते हैं, बड़े लोग बच्चों के चरण छूते हैं, लड़कियों के उनसे चरण नहीं छुआते हैं। ये केवल यहाँ पंजाब में, हरियाणा में प्रथा, ऐसी बात नहीं, बंगाल में भी ऐसा ही है, अलग अलग जगह है। इसलिए कन्या पूजन करते हैं, देवी करके मानते हैं। ये एक संकल्पना में इसलिए है कि उसको वो सम्मान देना, स्त्री को सम्मान, ये महत्व की बात है। अभी बड़ी हो जाती है तो वो बहू बन के अपने पैर छूती है बड़ों के, वो बात एक होती है निश्चित, लेकिन कन्या के पैर छूना, कन्या को सम्मान देना, ये भी बात इसमें आती है। कारण ये कन्या को भी माँ करके बुलाते हैं, बच्ची छोटी है लेकिन उसको माँ बुलाएंगे। जब स्वामी जी विदेश में थे तब तो ये बहुत आश्चर्य की बात हुई थी। वहाँ के जो महिला शिष्य थे उनको किसी को बेटी बुलाते थे, होगी वो 70 साल के माताजी और स्वामी जी 30 साल के,
उनको कभी किसी को बेटी करके बुलाएंगे और कहीं 20-30 साल की महिला होगी उसको माँ करके बुलाएंगे। बोलेंगे स्वामी जी मैं क्या आपको माँ की उम्र की दिखती हूँ? नहीं, हम तो सबको माँ ही बुलाएंगे, कोई चिंता नहीं, माँ है, बेटी है, बहन है, यही है। और ये जो भाव है ये बहुत महत्व का भाव है, ये सुरक्षा का भाव है, इसके कारण भी सुरक्षा होती है। अब ये आज क्या हो रहा है, आज मैं बड़ी होती हूँ, मेरे बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन कोई बोलता है कि अरे तो ये तुम्हारा बेटा है, मैं सोच रहा था कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये तुम्हारी बेटी है, मुझे लगा ये तुम्हारी छोटी बहन है, तो हम खुश हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि नहीं मैं तो उसका दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं उसके लिए दोस्ती का रिलेशन रखना है। तो फ्रेंडशिप तो हो, संबंध तो खुले हो, लेकिन माँ तो माँ है। यदि माँ माँ नहीं बनना चाहती है, वो केवल दोस्त बनकर रहना चाहती है, तो ये माँ का स्थान या माँ का जो सम्मान है वो सम्मान से भी वो वंचित हो जाएगी। इसलिए भारत की जो संकल्पना है कि मदर फर्स्ट एंड मदर लास्ट, स्वामी जी के जीवन में कहानी देखेंगे इस विषय में। तो जब मैनाबाई का नृत्य आयोजित किया था, संगीत आयोजित किया था महाराजा अजीत सिंह ने, हमको पता होगा राजस्थान में महाराजा अजीत सिंह ने जब स्वामी जी के लिए स्पेशल आयोजित किया था, तो स्वामी जी बैठे बोले कि अरे ये तो नर्तकी का संगीत सुनने के लिए मैं सन्यासी, ऐसा सुनना योग्य नहीं है, मैं जाऊंगा यहाँ से। और वो उस कक्ष से निकल कर चले गए। मैं खुद जाके देख के आऊँ, मेरे भाग्य है। स्वामी जी का कमरा ऊपर था और बहुत सामने वो नीचे फ्लोर पर सामने बहुत बड़ा एक ओपन टेरेस जैसा, उसमें मैनाबाई का नृत्य संगीत चलने वाला था। और जैसे स्वामी जी संगीत शुरू होने से पहले उठ के वहाँ से निकल गए, मैनाबाई को बहुत दुख लगा और उसने गीत गाया, हमको पता होगा वो गीत, प्रभु मोरे अवगुण चित्तना धरो। अभी ये जो गीत है प्रभु मोरे अवगुण चित्तना करो, स्वामी जी ऊपर बैठे थे और वो गीत तो उनके कान पर पड़ रहे थे और ध्यान में बैठे हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ऊपर से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए और मैनाबाई के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया। बोले माँ मुझे क्षमा करो, मेरे लिए सारी औरतें ये माँ स्वरूप है, मैं कैसे किसी को छोटी जात का या छोटी औरत नर्तकी है तो वो छोटे दर्जे की ऐसा समझने का, ऐसा मानने का गुनाह मैंने कैसे किया, मुझे माफ़ कर दो माँ। पहले बार किसी इतने बड़े व्यक्ति ने जिसको माँ करके बुलाया, उस मैनाबाई का जीवन ही बदल गया। उसके बाद उसने राजा महाराजाओं के लिए नाचना गाना बंद कर दिया, केवल भगवान के लिए गाना शुरू कर दिया। तो ऐसे जीवन में मातृभाव से देखना ये हमारी सुरक्षा है। अभी स्त्री का आज की स्थिति में देखते हैं कि हम बोलते हैं कि पहले तो इतना अच्छा था, ये शक्ति का रूप मानते थे, पहले पूजा करते हैं, आज भी पूजा करते हैं, लेकिन क्या मतलब है पूजा करके उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? ये पूजा करके अत्याचार होना ये क्या बात है? ये एक तरफ से ये दो तरफ का व्यवहार हो गया, दिखाने के लिए एक और करने के लिए दूसरा। बात सही है, एक रूप से सही है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ना, उन अत्याचारों को यदि हम पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में बहुत कम है, योग्य नहीं है, कम है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे विश्व से तुलना यदि करते हैं तो भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण बताऊंगी। एक वेबसाइट है, यूएनओ की वेबसाइट है, यूएनओ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे UNODC.org, उसमें आप देखते हैं यदि सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में देखेंगे तो पर 100,000 1 लाख के ऊपर कितने महिलाओं को, 1 लाख महिलाओं के ऊपर कितने महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है, उसकी वो संख्याएं हैं। और वो संख्या 1 लाख पर किसी देश की 24 है, 24, किसी की 54 है, किसी की और कुछ है। भारत की संख्या क्या है? 1.8, 1.8। हम बोलते हैं कि बहुत लोग दर्ज नहीं करवाते होंगे है, लेकिन बढ़ाने से भी डबल किया, 4 गुना ज़्यादा किया, फिर भी कहाँ 24 है, कहाँ 54 है और कहाँ 1.8 है। भारत सुरक्षित है। मैं दूसरा उदाहरण बताऊंगी। अपनी एक बहन है, विवेकानंद केंद्र की कार्यकर्ता है सुनीता सिंह। उसने एवरेस्ट जाके आई है और एवरेस्ट जाने के बाद भी उसने और भी कुछ काम किए हैं। अकेली सोलो साइकिलिंग किया, कन्याकुमारी से खरदुंगला और सोमनाथ से पशुपतिनाथ, मतलब साउथ टू नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट, ये सब तरफ वो जाके आई, साइकिल पर जाके आई, अकेली जाके आई।
उसके ब्लॉग्स भी पढ़ते थे और उसका एक्सपीरियंस भी उसके मुख से प्रत्यक्ष भी सुनने का अवसर मिला। उसने बताया दीदी जितने भी दिन उसको 40-45 डेज लगे कन्याकुमारी से खरदुंगरा पहुंचने के लिए, और कभी कभी ऐसा समय भी आया कि एक बार तो उसका पैकेट कहीं गिर गया, चोरी हो गया, पता नहीं चला उसको, साइकिल चलाते समय पॉकेट चोरी हो गया या गिर गया नीचे, वो मिला नहीं, और सारे पैसे उसमें थे, सामान तो कम ही था लेकिन पैसे थे, वो पैसे भी चले गए, आई कार्ड्स वगैरह भी चले गए उसमें से। लेकिन बोली उस रात मैं चिंता कर रही थी आज रात रहूँगी कहाँ, क्या होगा, कौन मदद करेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि उस रात ही लोगों ने, एक गांव में मेरी व्यवस्था हुई, लोगों ने इकट्ठा करते हुए मुझे, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने और कुछ इकट्ठा करते हुए मुझे पैसे भी दिए, आगे की व्यवस्था भी हो गई, वहाँ से ऑफिस से सर्टिफिकेट भी निकाल के दिया, ये सारा काम हो गया। लोग मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, अपने लोग ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। तो ये उसने बताया कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित है। मैं अपने स्वयं के अनुभव से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं कन्याकुमारी से खरदुंगला और सोमनाथ से पशुपतिनाथ अकेली साइकिल पर गई हूँ। सोच के देखिए भारत की सुरक्षा कैसे। लेकिन जितना भी हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या योजना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। बोलते हैं कि स्त्री की सुरक्षा जो है ना, वो पुलिस में नहीं है। भारत में कितने पुलिस हैं? पुलिस स्टेशन 12,500 के आसपास या 13,000 तक पुलिस स्टेशन होंगे। 6 लाख गांव से, 6 लाख से ज़्यादा गांव है, लेकिन केवल 12,500 पुलिस स्टेशन है। अभी इसके लिए भी बाकी देशों से, प्रगत देशों से तुलना करेंगे तो अमेरिका की संख्या देख के अपनी तो बहुत कम है। स्त्री की सुरक्षा ये पुलिस की संख्या में नहीं है, पुलिस स्टेशन में नहीं है। स्त्री की सुरक्षा उसको घर में बंद करने से नहीं है, स्त्री की सुरक्षा उसको पर्दे में बंद करने से नहीं है। स्त्री की सुरक्षा पुरुष के नज़र में है। और पुरुष की नज़र किस पर डिपेंड होती है, किस पर निर्भर है? पुरुष की नज़र उसके बचपन से संस्कार जो उसके ऊपर होते हैं, उस संस्कारों से पुरुष की नज़र बनती है। और इसलिए ये प्रत्येक माँ का, पिता का काम है कि अपने बच्चों की नज़र प्रत्येक स्त्री के लिए ये मातृभाव से, माँ बहन करके देखने के लिए सिखाए। यदि ये होता है, बचपन से वो नज़र लगाने की, उस दृष्टि से नज़र विकसित करने का प्रयास होता है, तो स्त्रियों की सुरक्षा निश्चित होगी, कोई किसी स्त्री पर अत्याचार नहीं होंगे। एक दो उदाहरण छोटे से हैं लेकिन बहुत महत्व के हैं। एक बार महिलाओं के ऊपर जोक्स होते ही हैं और पति तो बहुत खुश रहते हैं कि कैसे करूं, मेरे दिल का दर्द बाहर निकल जाए, पत्नी के ऊपर जोक करें। लेकिन एक बार एक पत्नी ने, अपनी कार्यकर्ता ने पूरे स्पष्टता से बताया कि वो जोक है ना, वो जोर से मत पढ़ो, मन में पढ़ो, जोर से मत पढ़ो। क्यों? मुझे बताया क्योंकि बच्चों के सामने ये भाव नहीं जाना चाहिए कि पत्नी ये मजाक का विषय है, पत्नी के ऊपर जोक कर सकते हैं ना। बच्चों के सामने माँ का सम्मान रखना ये पिता का काम है, ये घर के बड़ों लोगों का काम है। बच्चों के सामने यदि हम माँ को इधर उधर उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो वो भी योग्य नहीं है। तो माँ का सम्मान ये सुरक्षा है, वो उसका संस्कार जाता है। छोटे बच्चे, एक दो बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे भी बड़ों को नाम से बुलाते हैं। मेरे दीदी की कोई सहेली आ गई, लड़का बच्चा छोटा है और दीदी की सहेली आ गई और बोलता है कि दीदी दीदी तुम्हारी दोस्त आ गई, और दोस्त का नाम लेकर बोलता है तुम्हारी दोस्त आ गई XYZ। तुरंत माँ की थप्पड़ पड़ती है। नाम लेके बुलाते हो, नाम क्या लेते हो? दीदी बुलाओ, दीदी की दोस्त दीदी है, दीदी बुलाओ। वो बच्चा बड़ा होने के बाद बता रहा था कि मेरे बचपन में वो एक थप्पड़ जो मिली ना, उस थप्पड़ से मेरी नज़र बदल गई। जो भी महिला है वो माँ है या दीदी है, इस भाव से ही देखना है। ये एक संस्कार बचपन के थप्पड़ ने दिया है। आज ये आवश्यक है, हमारे घर में बच्चों के ऊपर ये संस्कार आवश्यक है। उनके ऊपर के संस्कार स्त्री की सुरक्षा निश्चित कर सकती है। जैसे सुरक्षा आवश्यक है, आज के महिलाओं के दृष्टि से जो समस्या देखते हैं, जिसका समाधान इस समाज ने मिलकर करना है, वो है एक सुरक्षा। एक विषय है, समाज में स्त्री को स्वातंत्र्य चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वातंत्र्य चाहिए। अभी स्वातंत्र्य किस लिए चाहिए? जो पहले बात हुई थी कि स्त्री स्वातंत्र्य विदेश में जो है, मेरी मर्जी, मुझे परिवार का बंधन नहीं चाहिए, मुझे समाज का बंधन नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मैं करना है, ये विषय भारत का नहीं है। बल्कि भारत में विषय है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, स्त्री है या पुरुष है, आत्मा का लिंग नहीं है। इस जन्म में स्त्री है, अगले जन्म में पुरुष हो सकते हैं, फिर अगले जन्म में स्त्री भी हो सकते हैं। ये क्यों ऐसा बदलता है? क्योंकि आत्मा का विकास उसके अंतिम गंतव्य तक, मोक्ष तक होना है। अभी वो विकास होना है तो उसके लिए उसके जो गुण आवश्यक है, उस गुणों के अनुसार वह शरीर धारण करता है।
यदि स्त्री के जो प्रमुखता से गुण है वो आवश्यक है उनका विकास करना, तो वो स्त्री का रूप धारण करता है, आत्मा स्त्री का शरीर धारण करता है। यदि पुरुष के गुण आवश्यक है तो पुरुष का शरीर धारण करता है। और इसलिए स्त्री या पुरुष ये परमानेंटली नहीं है, एक हमेशा ही पुरुष रहेगा हमेशा ही स्त्री रहेगी, ऐसी बात तो नहीं होती है। और इसीलिए वो स्त्री जो है उसका सम्मान होना आवश्यक है, वो विकास के लिए उन गुणों का वर्धन होना आवश्यक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होता है अपने आप को जानना, और मैं क्यों, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या ऐसा काम है जो मैंने इस जीवन में करना है, ये प्रत्येक को जानना आवश्यक है, स्त्री को भी और पुरुष को भी। अभी ये जानकर उसके लिए, जानने के लिए, अपने विकास के लिए उसको अवसर प्राप्त करना, उसको अलग अलग मार्ग देना, ये भी देते हैं, तो वो स्त्री को उस रूप से स्वतंत्र है। और तीसरी महत्व की बात इसमें सम्मान भी है, अलग अलग अवसर, विकास के लिए अवसर भी है। और तीसरी बात जो है कि इस उद्देश्य में अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के उन्नति के लिए मैं कुछ योगदान दूं, और यह योगदान देने के लिए मेरे स्वभाव के अनुसार मैं कौन सा मार्ग चुनूं, ये मार्ग चुनने का, अपने स्वभाव के अनुसार यह मार्ग चुनने का अवसर, यह मार्ग चुनने का स्वातंत्र्य, ये स्त्री को देना आवश्यक है, स्त्री को भी और पुरुष को भी, ये भी देना आवश्यक है। उदाहरण बताया जाए तो मैं अपना स्वयं का उदाहरण बता सकती हूँ। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे विकास के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार से समाज के काम में पूरा समय देना, अपने विवाह करते हुए छोटे परिवार में रहने की जगह केंद्र के साथ जुड़ते हुए एक बड़े परिवार में आकर इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए मैं कुछ योगदान दे सकूं, तो मेरा इस जीवन का उद्देश्य पूरा होगा, ऐसा मुझे लगा। लेकिन केवल मुझे लगने से बात नहीं होगी, भाग्य है मुझे ऐसे माँ पिता मिले, मुझे ऐसा परिवार मिला कि जिसने मुझे इसको सपोर्ट किया, जिसने मुझे इसके लिए सहायता की कि नहीं तुम जा सकती हो, मुझे अनुमोदन दिया, मुझे स्वातंत्र्य दिया, जो मुझे लगता है मेरे लिए जो मार्ग योग्य है वह मार्ग चुनने का स्वातंत्र्य मेरे परिवार के कारण मुझे मिला, मेरे माँ पिताजी के कारण मुझे मिला। लेकिन यह भाग्य सबके, ये सबको मिलता है अवसर, ऐसा नहीं है। यह अवसर सबको देना, वो पुरुष को भी हो या स्त्री को भी हो, वह अवसर सबको मिलना चाहिए। और इसलिए स्वातंत्र्य जो है वो समाज के, परिवार, समाज और राष्ट्र के उन्नति में योगदान देने के लिए मार्ग चुनने का स्वातंत्र्य है। अपने शरीर, मन के इच्छाओं के लिए, अपने जो इंद्रिय है, इंद्रियों के उपभोग के लिए क्या करूं, वो स्वातंत्र्य की बात यहाँ नहीं है। भारत के विचार में वो स्वातंत्र्य की बात नहीं है। मेरी मर्जी, मैं ये खाऊं, मेरी मर्जी मैं वो करूं, मैं ये पहनूं, मैं वो वहाँ जाऊं, मैं ये करूं, ये इंद्रिय सुख के लिए करने का स्वातंत्र्य, ये इसमें विषय नहीं है। बल्कि राष्ट्रोन्नति के लिए जो योगदान करना है उसमें मार्ग चुनने का स्वातंत्र्य, ये इसमें विषय है। तो ये दूसरा विषय हो गया स्वातंत्र्य। पहला विषय हो गया सुरक्षा, दूसरा विषय हो गया स्वातंत्र्य, तीसरा विषय है सुविधा। अभी जब स्वतंत्र है, काम करना है, कुछ अलग करना है, किसी को इच्छा होगी कि मैं परिवार देखूं, मैं अच्छी गृहिणी बनकर काम करना चाहती हूँ, वो स्वातंत्र्य उसको देना चाहिए। यदि मेरी एक दोस्त है, वो बोलती है कि गौरी मैं जॉब नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ अच्छा से परिवार संभालो, घर में फाइनेंशियल आवश्यकता ऐसी बात नहीं, लेकिन यदि मैं पैसे नहीं कमाऊँ तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा, मेरे सास ससुर या उनके नज़र में मैं गई बीती हो जाऊंगी, मैं कमाती भी नहीं हूँ तो उनके नज़र में मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। तो उस सम्मान के लिए मैंने कमाना आवश्यक है। अभी इच्छा के अनुसार अपना काम चुनने का स्वातंत्र्य नहीं मिलता है, तब कष्ट है। और इसीलिए ये स्वातंत्र्य चाहे तो नौकरी करके करना है, कुछ अभ्यास करके करना है, कुछ रिसर्च करके करना है, कुछ परिवार में गृहिणी बनते हुए करना है, ये स्वातंत्र्य हमने उसको देना चाहिए। तो ये दो बातें हो गई, सुरक्षा और स्वातंत्र्य। अभी ये करना है तो उसके लिए आवश्यक बात है तीसरी, सुविधा। तो सुविधाएं कितनी, हम, ये वातावरण है, ये वातावरण ऐसा होगा तो उसको स्वातंत्र्य मिलेगा। ये वातावरण बनाने का काम जो है वो समाज का काम है, ये सुविधा देने का काम समाज का है। एक छोटी सी बात, बहुत छोटी छोटी सुविधाएं लगती है, बड़ी बड़ी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरा पंजाब और हरियाणा में प्रांत संगठक होने के नाते विवेकानंद केंद्र के काम के लिए प्रवास चलता है। अभी प्रवास चलता है तो बस से ही मैक्सिमम प्रवास होता है, बस से जाते हैं, जहाँ जहाँ बस रुकती है, स्टेशन में रुकती है, तो वहाँ पे तो सुविधा होती है, टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा होती है, फ्रेश होने के लिए चिंता नहीं होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है, मुझे बस बदलनी है। जैसे उदाहरण डाकर बताऊं तो मैंने यदि पठानकोट जाना है चंडीगढ़ से, या अमृतसर जाना है, तो मैं जालंधर में पीएपी चौक में बस बदलती हूँ। अभी पीएपी चौक में बस बदलना है, यहाँ से प्रवास करते वहाँ जाना है, कभी बस लेट हो जाती है, कभी बस नहीं मिलती है, रुकना होता है, करना है, और वहाँ से बस बदल के और आगे जाना है। टोटल 5-1 घंटे का प्रवास रहता है। और स्टेट ट्रांसपोर्ट से ही जाती हूँ,
जब पीएपी चौक है जालंधर का, उसमें जब बस बदलना है तब यदि मन में इच्छा होगी फ्रेश होना है तो वहाँ कहीं टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो टॉयलेट ढूंढना है तो कहीं आसपास पेट्रोल पंप ढूंढो, वहाँ टॉयलेट होता है, कभी बंद होता है, कभी चाबी लेको खुलवाओ, नहीं कोई लगता नहीं है तो बंद रखा है, ऐसी भी स्थिति आती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अपनी एक कार्यकर्ता आर्मी में है, कर्नल में है, लेकिन उसने भी बताया कि पूरे आर्मी कैंपस में वो अकेली लड़की ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेकिन जब कहीं टूर है, कहीं बाहर जाना है, उस समय में शुरुआत में तो यही प्रॉब्लम, सुविधा की जो जन सुविधाएं हैं वो भी पुरुषों के लिए सारी होती है, महिलाओं के लिए कुछ अलग से करना है, ये शुरुआत में विषय ही नहीं था, समझते ही नहीं थे, अभी धीरे धीरे वो शुरू हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं हैं ताकि वो सहजता से अपने विकास के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधाओं का भी निर्माण हो, ऐसा समाज का काम, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और चौथी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसका इस समाज में योगदान, इस सामाजिक कार्य में, इस समाज के उन्नति में उसकी सहभागिता। ये 4 स हो गए, सुरक्षा, स्वातंत्र्य, सुविधा और सहभागिता। अब ये सहभागिता की जो बात है, उस सहभागिता में एक बात देखते हैं कि यदि स्त्री को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसका विकास नहीं होता है। जो भी रिस्ट्रिक्शन आते हैं उससे विकास अटक जाता है, और इसके कारण वो इस समाज के लिए मैंने कुछ योगदान करना है, राष्ट्र के लिए कुछ योगदान करना है, ये समझ नहीं पाती। उसको जब हमने घर में बंद करके रखा है तो वो सोचती है कि ये मेरा बच्चा अपना अच्छे से पढ़े, अच्छे से नौकरी करे, अच्छे से अपना सेटल हो जाए, यही बहुत बड़ा है। और जब बच्चा नौकरी करता है, अच्छे मार्क्स से पास होता है, नौकरी करता है, अपना सेटल होता है, घर बनाता है, वो खुश हो जाती है कि मेरी इतनी कर्तव्यता संपन्न हो गई। लेकिन उस बच्चे को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं देते हैं, उसको ऐसा लगता है नौकरी प्राप्त करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया, पैसे कमाना यही काम हो गया। लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए योगदान देने के लिए जन्म हुआ है, ये बात उस तक पहुंचती नहीं है क्योंकि वो माँ ने भी समझी नहीं है। इसलिए सामाजिक कार्य में योगदान तभी हो सकता है, या उसका इसमें सहभागिता, इस सामाजिक कार्य में, राष्ट्र कार्य में सहभागिता तभी हो सकती है जब ऐसे विषयों पर घर में चर्चा चले, घर में चिंतन चले, सब मिलकर चर्चा करें। इसमें बहुत बार ऐसा होता है, तुमको क्या पता है, चुप बैठो, औरतों को तुम अंदर किचन संभालो। ऐसा यदि अपना अप्रोच है तो ये परिणाम अपनी आने वाली जनरेशन पर, अपने आगे वाली पीढ़ी पर होने वाला है। इसलिए स्त्री के लिए ये सारी बातें, ये 4 बातें देने का दायित्व इस समाज का है, तभी ये समाज सुदृढ़ हो सकेगा, तभी ये समाज मजबूत हो सकेगा। और इसलिए स्वामी विवेकानंद को अंतिम बात बता के मैं रुकूंगी। स्वामी विवेकानंद को जब इससे पूछा किसी ने कि महिलाओं के लिए आपका संदेश क्या है, स्वामी जी बोले जो पुरुषों के लिए है वही महिलाओं के लिए संदेश है, कोई दूसरा संदेश नहीं। क्या संदेश है? बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर पीपल, बिलीव इन योर कंट्री एंड वर्क फॉर इट। स्वयं में विश्वास, अपने आप में विश्वास करो, अपने लोगों में, अपने पूर्वजों में विश्वास करो, अपने राष्ट्र पर विश्वास रखो और इस राष्ट्र के उन्नति के लिए कार्य में लग जाओ। बस यही कार्य हम सबको मिलकर करना है, और ये संपूर्णता से, पूरकता से, स्त्री अलग पुरुष अलग, एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए नहीं, तो कोऑपरेट करते हुए, दोनों मिलकर पूरक करते हुए इस राष्ट्र के लिए योगदान दें। इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद।